IVM। नमस्कार, खेल नीति पर आपका स्वागत है। मैं हूं राजीव मिश्रा। आज बात करेंगे भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए पहले प्रैक्टिस मैच की। वहीं पाकिस्तान ने भी सबको चौंकाते हुए वेस्टइंडीज को हराया अपने पहले प्रैक्टिस मैच में। इसके अलावा अगर हम क्वालिफाइंग मुकाबलों की बात करें तो टूर्नामेंट काफी खुला सा नजर आ रहा है, जहां पर श्रीलंका एक बड़ी दावेदार के रूप में सामने आई है जो क्वालिफाई कर सकती है। लेकिन सबकी निगाहें अभी भी बांग्लादेश की टीम पर लगी होगी कि क्या ये टीम क्वालिफाई कर पाएगी आगे या नहीं। इन सभी मुद्दों पे बातचीत करेंगे। हमारे साथ सबा करीम है, पूर्व क्रिकेटर और सेलेक्टर, साथ ही अभी कमेंटेटर। इसके अलावा निखिल भाई हमारे साथ है, पूर्व क्रिकेटर और अभी कमेंट्री कर रहे हैं। और लगातार जो वर्ल्ड कप में खिचड़ी पक रही है, यानी एक दिन में 4 मैच, 5 मैच खेले जा रहे हैं, उन सभी मैचों पे बहुत बारीक नजर बना के रखते हैं। और कुछ वैसी ही खिचड़ी पकी है भारतीय टीम में, जहां पे रोहित शर्मा को ड्रॉप करके ईशान किशन को लाया गया। और अब एक ऐसी खिचड़ी है जहां से आपको दाल गलाना अपनी बड़ा मुश्किल होगा। अब कैसे गलेगी निखिल भाई दाल, क्योंकि के राहुल ने जो कुछ कर दिया है और ईशान किशन ने जो कर दिया, क्या आप बार बार हैमस्ट्रिंग पुल करवा रहे थे इवन मॉर्गन की, अब क्या रोहित शर्मा की तो नहीं पुल हो जाएगी संडे को? ये सब निखिल का कारनामा है। ये निखिल की कोशिश है जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। नहीं तो हमारी टीम बहुत ज्यादा सेटल थी। देखो जी, आपने तो फंसवा दिया। खिचड़ी पका के 4 मैच, आंखें 2, मुकाबले 4, कहाँ आदमी अपनी आंखें डालेगा। नहीं, पर मुझे लगता है कि मुकाबला कड़ा होते देखे विराट कोहली तो पहले ही बैक आउट कर गए, बोले पूरे वर्ल्ड कप में हम 3 नंबर खेलेंगे। तो एक कंटेंडर तो गया। रोहित शर्मा की हैमस्ट्रिंग इंजरी अगर आपने करा दी तो फिर पिक्चर साफ है कि के राहुल और ईशान किशन ही ओपन करेंगे। राजीव भाई, लेफ्ट एंड राइट कॉम्बिनेशन, मुझे लगता है कि सफेद बॉल की क्रिकेट में रोहित तो ऑटोमेटिक चॉइस है। ये तो आपको अभी करते हुए नजर आ रहे हैं। वो खिलाड़ी कब से करता आ रहा है सफेद बॉल की क्रिकेट। वो जब खेलता है तो वो अद्भुत है। यही रहता है ना, जो आदमी नहीं खेल रहा है। निखिल भाई थोड़ा मैं आपसे बात की डिफर करूंगा। पिछले 2 साल में एक भी T20 इनिंग ऐसी नहीं है जहां पे आप कहे रोहित शर्मा ने मैच जिता दिया। वो नहीं राजीव भाई, वो ही वाज सेविंग द बेस्ट फॉर द वर्ल्ड कप। अब आप देखिएगा। अपनी बेस्ट पारी बचा के रख रहे थे वर्ल्ड कप के लिए। लेकिन मजबूत टीम लग रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस तरीके से केएल राहुल ने कल बल्लेबाजी की है और ब्रायन लारा के साथ बैठा हुआ था, वो हर शॉट पे जो उनका रिएक्शन था, वो कहता है ये खिलाड़ी में कहाँ से इतना मतलब कूट के टैलेंट भरा हुआ है। इसको मतलब आप सफेद बॉल की क्रिकेट, वो तो बहुत कुछ बोल गए थे कि आने वाले समय में उसको कप्तान बनेगा, किस तरीके से कप्तानी करता है, क्योंकि एक खिलाड़ी जो बाहर फॉर्मेट में खेल सकता वाले एक्शन में बताया ना निखिल भाई, वेस्ट इंडीज वाले एक्शन में बताया कैसे। He says, this man when he strikes the ball, he hits it clean like a whistle. How can you not play him every single game? You got to be captain. लेकिन वाकई कमाल की बल्लेबाजी की जी जी। सबा भाई वाकई केएल राहुल का जी, बस यही कि कल जिस तरीके से वो बल्लेबाजी कर रहे थे, बड़ा अच्छा लगा कि देख के कि भारतीय क्रिकेट का भविष्य है। और अगर इस तरीके से तो बहुत ही सुनहरा लग रहा है, क्योंकि ब्रायन लारा जैसा भी खिलाड़ी आपका जब फैन हो जाता है तो आपकी पारी का वो बहुत कुछ बताता है जी। सबा भाई सीधे सवाल आने लगे, जो मैं सवाल आपसे कर रहा था। यहाँ पर पृथ्वी जी ने एक तो आप लोग के लिए एक संदेश भेजा है कि हमेशा राजीव जो है वो आप लोग को स्पॉट पे रखते हैं, आप दोनों को भी स्पॉट पे रखना चाहिए मुझे। तो एक तो ये संदेश है। और दूसरा अब आप बच के रहिएगा राजीव जी। और दूसरा हर्ष जैन का एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है जो मैं सवा भाई से लगातार कर रहा हूँ कि के राहुल और ईशान किशन ही क्यों ना ओपन करें। क्या ऐसा रीजन है कि हम इस जोड़ी को तोड़े जब ये जोड़ी इतना अच्छा कर रही है और दोनों ही बल्लेबाज फॉर्म में नजर आ रहे हैं? पर इस जोड़ी को तोड़ने की जरूरत क्या है? रोहित और केएल राहुल को एक मकसद से टीम में रखा गया है, क्योंकि मुझे लगता है वो एक सेटल्ड ओपनिंग पेयर है भारत के लिए। अब अच्छी बात यह है कि हेल्दी कंपटीशन इस समय भारतीय टीम में डेवलप हो रहा है। आपके पास ईशान किशन है, आपके पास सूर्य कुमार यादव है, कई सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो एक प्रकार की चुनौती दे रहे हैं जो सेटल प्लेयर्स हैं भारतीय टीम में उनको, और विशेष करके व्हाइट बॉल क्रिकेट में, उसके ऊपर से T20 के क्रिकेट में। इन सब चीजों पर ध्यान जरूर देना होगा, पर अभी समय आया नहीं है इतने बड़े परिवर्तन की। मुझे ये लगता है कि विश्व कप जीतने के लिए आपके पास अनुभव की आवश्यकता होती है। वार्म अप मैचेस की बात अलग होती है। मैं मान रहा हूँ कि अच्छे फॉर्म में है कई सारे खिलाड़ी, पर अंत में जब वो लड़ाई होती है नर्व्स की, जब लड़ाई होती है मैच्योरिटी की,
वहां पर आपको ऐसे खिलाड़ी चाहिए जो लंबे समय तक ये फॉर्मेट खेल चुके हैं। और अगर आप वर्ल्ड कप चैंपियंस का इतिहास देखेंगे, चाहे वो वनडे क्रिकेट हो या फिर T20 क्रिकेट हो, ऐसे ही खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया है जिसमें अच्छा मिश्रण रहता है अनुभवी प्लेयर्स का, और फिर 2 या 3 खिलाड़ी जो हैं वो यंगस्टर्स रहते हैं। तो मुझे लगता है इस समय भारतीय टीम का कॉम्बिनेशन काफी ज्यादा सेटल है। और रोहित शर्मा की जगह पक्की है, कंफर्म्ड है। उनको बस अब इंतजार यही है कि वो स्ट्राइक अच्छे फॉर्म दिखाएं वो आने वाले मैचेस में, जब भी वो खेलेंगे तब मुझे जी। लगता है कि भारतीय टीम का दबदबा और ज्यादा मजबूत होता रहेगा और हम एक स्ट्रांग कंटेंडर रहेंगे विश्व कप जीतने के लिए। हर्षजैन का एक सवाल है कि क्या निखिल भाई रोहित और विराट में से किसी एक को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा आपको वर्ल्ड कप के जो मैचेस शुरू होंगे, क्योंकि दोनों का एक तरह के बल्लेबाज है और उनका स्ट्राइक रेट काफी नीचे है। देखिए, ये तो अभी सिर्फ वार्म अप मैचेस है, आप अलग मानसिकता के साथ उतरते हैं, लेकिन ये दोनों आपके चैंपियन खिलाड़ी हैं। ये दोनों खड़े होते हैं तो अकेले आपको मुकाबला जिताते हैं। एक चीज होता है कि आप एक अंदाज से अच्छे फॉर्म में नजर आ रहे हैं जिस तरीके से खेल रहे हैं, बट आप विश्व कप में जब आप खेल रहे हैं, खास तौर से आप चेस कर रहे हैं, अगर बाकी के बल्लेबाज आउट हो रहे हैं, किस तरीके से आप उस चेस को आगे लेके जाते हैं, मुकाबला जिताते हैं, गेम अवेयरनेस, गेम सेंस, बहुत सारी चीजें रहती हैं। आप हमेशा टॉप गियर में बल्लेबाजी करते हुए नजर नहीं आएंगे। जब मेन मुकाबले आएंगे राजीव भाई, तो आपको समझ के क्या स्थिति चल रही है मुकाबले की, उसके हिसाब से बल्लेबाजी करनी होगी। रोहित और विराट तो आपके मतलब दो पिलर्स हैं, जो वो गोंद है जो पूरे बैटिंग ऑर्डर को जोड़ के रखती है। उनको आप हटा देंगे तो फिर गुरुजी वो फिर मामला खराब हो जाएगा, चिपकेगा नहीं। तो चलिए, भारतीय टीम ने जिस तरह से इंग्लैंड को चारों खाने चित किया, इस पे और आगे डिटेल में बातचीत करेंगे। भारतीय गेंदबाजी क्या चिंता का सबब रही है इस प्रैक्टिस मैच में, इस पर भी बातचीत करेंगे। और पाकिस्तान ने जिस तरह वेस्ट इंडीज को हराया एक लो स्कोरिंग मैच में, उसका क्या कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा संडे को, इस पर आगे बातचीत करेंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। A wise man once said, traveling, it makes you speechless, then turns you into a storyteller. Well, listen to such travel stories and experiences exploring India on the Musafir Stories with us, Saif and Faiza. Catch us on the IVM website, app, or wherever you get your podcasts from. ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। सबा भाई, ईशान किशन जिस अंदाज में पहले 6 ओवर में बैटिंग कर रहे हैं, एक तो आईपीएल की लास्ट की 2 इनिंग्स, और जिस तरह तो मीडियम पेसर्स को खेल रहे हैं, एक डिफरेंट और बहुत रिफ्रेशिंग अप्रोच है। क्योंकि इससे पहले हम लगातार स्ट्रगल कर रहे थे जब हम पहले पावर प्ले में खेलने आते थे, और इस वजह से मैं आज सुबह उठ के पाकिस्तान के मीडिया और वर्ल्ड की और तमाम मीडिया को देख रहा था, और सब में ये ईशान किशन के अप्रोच को लेकर बहुत ज्यादा चर्चा है, क्योंकि आप बहुत नजदीक से जानते हैं। कैसे आप देखते हैं ईशान किशन, एक तो लेफ्टी होने का एडवांटेज और जो रेंज वो दिखा रहे हैं बैकफुट पर खास तौर से? बैकफुट पे भी फ्रंट फुट पे भी मुझे लगता है ईशान किशन की विशेषता यही है कि उनका अगर आप बैकलिफ्ट देखेंगे तो बड़ा ही स्ट्रॉन्ग और पावरफुल बैकलिफ्ट है, और अपने आप को कभी भी वो रोकते नहीं है। इसीलिए कई बार जहां पर विकेट थोड़ा बहुत ट्रिकी होता है वहां पर उनको परेशानी होती है। पर ये खिलाड़ी अभी भी युवा है, मुझे लगता है कि आने वाले समय में बहुत कुछ सीख लेगा, और मैच सिचुएशन के हिसाब से किस तरह से बल्लेबाजी करनी होती है वो भी इसको बहुत जल्दी देखने को मिलेगी। मुझे लगता है कि इसी प्रकार की अप्रोच की आवश्यकता है T20 क्रिकेट में, कि जब जब तक बॉल नहीं है, पहले के पावर प्ले में आप उसको ठीक प्रकार से इस्तेमाल करें। उसको इस्तेमाल करने के लिए आपके अंदर वो फेयरलेस एटीट्यूड होना चाहिए, वो अप्रोच में बहुत बड़े चेंज होनी चाहिए, जो कि इस समय देखने को मिल रहा है ईशान किशन की बल्लेबाजी में। और इसी वजह से आपने जो सवाल उठाया था रोहित और विराट के ऊपर, कि हम लोग बात करते रहते हैं हमेशा के स्ट्राइक रेट का। मैं भी मानता हूँ कि स्ट्राइक रेट का उतना ज्यादा इंपॉर्टेंस हर बार हर मैच में नहीं देखने को मिलता है। सिचुएशन के हिसाब से कौन प्लेयर बल्लेबाजी कर रहा है उसकी अहमियत बहुत ज्यादा होती है। पर अंत में ये भी आपको मानना होगा कि जब आप पावर प्ले में बल्लेबाजी कर रहे हैं तो अब वो जमाना चला गया है कि आप कन्वेंशनल क्रिकेट खेल के 35 से 40 से 45 रन बना ले, उससे आप संतुष्ट हो जाएं। बहुत जरूरी है कि अगर विकेट ठीक है और आपको लगता है कि यहाँ पर और बड़े स्कोर हमें बनाने होंगे, तो आपके अप्रोच में बहुत बड़ा परिवर्तन लाना होगा। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि रोहित और विराट में वो परिवर्तन इस विश्व कप में जरूर देखने को मिलेगा। अब रही बात ईशान किशन की, मुझे लगता है बेहतरीन विकल्प यहाँ पर साबित हुए ईशान किशन भारतीय टीम के लिए, और न ही केवल ओपनर के लिए। मुझे लगता है कि वो एक ऐसे प्लेयर हैं जिनको आप फ्लोटर के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चाहे वो ओपनिंग की जगह बने या ना बने, पर मिडिल ऑर्डर में भी जिस तरह की बल्लेबाजी है इनमें, जिस तरह की कला है, एबिलिटी है ईशान किशन में, हम इस प्लेयर को एक फ्लोटर के रूप में
निश्चित रूप से इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल। कसार साहब का एक सवाल है निखिल भाई, उनका ये पूछना है कि ईशान किशन ने जिस तरह से कॉन्फिडेंस दिखाया है और सूर्य कुमार यादव जो ऋषभ पंत के बाद बैटिंग करने आए, क्या ये इंडिकेशन माना जाए कि शुरुआती मैचों में कम से कम ईशान किशन को ज्यादा तरजीह दी जाएगी अगर रोहित शर्मा टीम में एज ओपनर आते हैं? मुझे नहीं लगता। आने वाले मुकाबलों में आप वही टीम खिलाएंगे और मुझे लगता है कि रोहित और केएल राहुल पारी की शुरुआत करते हुए आपको नजर आएंगे। और एक इन एक वार्म अप गेम है, इसमें कोई दो राय नहीं कि प्रतिभाशाली खिलाड़ी है, बट सूर्य कुमार यादव अगर 4 नंबर पे आते हैं तो क्या पता ईशान किशन जिस तरीके के फॉर्म में है, सूर्य अगर बल्लेबाजी नहीं कर पा रहे, आप उनके बारे में मध्यक्रम के लिए सोच सकते हैं। लेकिन आपको फिर ये भी ध्यान रखना होगा कि आपके पास फिर 2 लेफ्ट हैंडर हो जाएंगे, फिर रविंद्र जडेजा हो जाएंगे, 3 लेफ्ट हैंडर्स हो जाएंगे। आप क्या उसके साथ चांस लेना चाहेंगे? क्योंकि ये वही ईशान किशन की हम बात कर रहे हैं राजीव भाई, कि कुछ मुकाबले पहले आईपीएल में भी जिस तरीके से वो बल्लेबाजी कर रहे थे सिर्फ टॉप गियर में, जब वो रन नहीं बना रहे थे तो मुंबई इंडियंस की टीम ने भी उनको बाहर बिठाया था। अच्छी बात है भारतीय क्रिकेट के लिए कि वो वापस फॉर्म में आए हैं, बट मैं मानता हूँ कि सेटल बैटिंग लाइनअप यही नजर आ रही है। रोहित, केएल राहुल, विराट कोहली 3 पे, 4 नंबर सूर्य कुमार यादव। उम्मीद करता हूं कि वो रन बना ले और फिर उसके बाद आपके पास ऋषभ पंत रहेंगे। और मुझे देखना है कि अगर खुदा ना खास्ता अगर सूर्य कुमार यादव राजीव रन नहीं बनाते 4 नंबर पे, तो वो एक चिंता का विषय हो सकता है, क्योंकि 4 नंबर का खिलाड़ी, 5 नंबर का खिलाड़ी आपका ऐसा खिलाड़ी होता है जो आपको मुकाबले जिताता है। आपको पावर प्ले में सलामी बल्लेबाज, 3 नंबर का बैट्समैन अंत तक बैटिंग करता है, अलग बात है। लेकिन आप देखिए बहुत सारी सफल टीमें हमेशा आपका 4, 5 और 6 नंबर के बैट्समैन वो अच्छे फॉर्म में होने चाहिए, क्योंकि वही मुकाबला जो है आपको अंत तक ले जाके जिताते हैं। तो वो एक बड़ा क्रूशियल नंबर है 4 और 5 नंबर का, वो आपके मेन बल्लेबाज मैं मानता हूँ T20 के मुकाबलों में, क्योंकि वो गेम फिनिशर्स रहते हैं। तो चलिए, बल्लेबाजी की असली पिक्चर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो दूसरा प्रैक्टिस मैच है उसके बाद क्लियर हो जाएगी। लेकिन सबा भाई, गेंदबाजी की बात करें, बड़ा वरिंग फैक्टर था। भुवनेश्वर कुमार 13 के औसत से रन दिए उन्होंने, 4 में 54 रन है। फिर मैं देख पा रहा हूँ शमी 4 में 40 दे रहे हैं, राहुल चहर करे तो 4 में 43 रन, और 3 गेंदबाज अगर आपके 10 से ऊपर के इकोनॉमी रेट से गेंदबाजी कर रहे हैं, देन प्रॉब्लम नजर आती है। और हम सब चर्चा कर रहे थे कि इनमें से कम भुवनेश्वर कुमार और शमी, जहां तक मैं समझ पा रहा था कि T20 फॉर्मेट शायद उनको सूट नहीं कर रहा है इन दिनों। पिछले एक पूरा सीजन निकल गया है खासतौर से भुवनेश्वर कुमार के लिए। ये वरिंग फैक्टर आप देख रहे हैं जिस ये आसानी से रन बने हैं भारतीय टीम के खिलाफ? राजीव, इसमें सिर्फ एक चिंता की वजह अगर कोई है तो वो है भुवनेश्वर कुमार। अगर आप इन 5 बॉलर्स में देखेंगे तो मुझे लगता है इनमें सिर्फ 3 बॉलर्स ही एक प्रकार के सर्टेनिटी है भारतीय टीम के 11 में विश्व कप के पहले मैच के लिए। और इन 3 में भुवनेश्वर कुमार का नाम भी मैं जोड़ रहा हूँ। तो अगर भारतीय टीम सोच रही है भुवनेश्वर कुमार को खिलाने के लिए, तो ये जो फॉर्म दिखाया है भुवी ने, वो मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत अनसेटलिंग रहेगा भारतीय टीम के लिए। मोहम्मद शमी 40 रन दिए जरूर, पर 3 विकेट लिया उन्होंने, तो उनके लिए जो रोल है वो अलग अलग प्रकार से बताया गया है कि भाई आपका काम, आप अटैकिंग पेस बॉलर है, अगर आप थोड़ा बहुत रन दे भी देते हैं उससे फर्क पड़ता नहीं है, पर हमें आपसे विकेट की उम्मीद है। और अगर आप पावर प्ले में नई गेंद के साथ हमें विकेट लाकर देते हैं तो फिर उसके लिए वो भारत के लिए काफी अच्छा रहेगा। तो आपके पास जसप्रीत बुमराह और उसके साथ साथ मोहम्मद शमी, दोनों आपके पास अटैकिंग सीम बॉलर हैं। तो अब ये सोचने वाली बात होगी टीम मैनेजमेंट के लिए कि नंबर जो आपके जो थर्ड सीमर है, क्या वो भुवी होगा या फिर शार्दुल ठाकुर होगा, ये डिसाइड करना होगा भारतीय टीम को। पर ऑन करंट फॉर्म मुझे लगता है कि भुवी इसी से जुड़ा संघर्ष कर रहे हैं। सवाल भी आ रहा है, एक हमारे व्यूअर है, डबल एस लिखा हुआ है, 98, उनका नाम नहीं है इस पे, लेकिन उनका पूछना है, कैन लॉर्ड शार्दुल रिप्लेस भुवी? हाँ भाई, जैसा कि मैंने कहा कि ये विकल्प जरूर है यहाँ पर भारतीय टीम के पास, क्योंकि अगर आप मोहम्मद शमी और जसप्रीत बुमराह के साथ ओपन करवा रहे हैं, नॉर्मली भुवी इस वजह से खेलते हैं क्योंकि उनको लगता है कि उनके पास वो एक स्विंग बॉलर हैं और पावर प्ले में वो गेंदबाजी करेंगे नई बॉल के साथ कम से कम 1 या 2 ओवर। पर अगर वो 1 या 2 ओवर इफेक्टिव साबित नहीं हो रहा है, तब इंडिया के पास वो चांस है कि आप मोहम्मद शमी और जसप्रीत बुमराह से ओपन कराएं और आपका जो थर्ड सीमर हो शार्दुल ठाकुर हो जाए। शार्दुल ठाकुर की टीम 11 में रहने से फायदा ये हो जाता है, आपके पास एक एक्स्ट्रा बैटर भी आपको मिल जाता है, तो आपकी बल्लेबाजी की जो गहराई वो बढ़ जाती है। मुझे लगता है कि अभी भी थोड़ी बहुत जल्दबाजी होगी, हमें एक मैच और देखना होगा भुवी के फॉर्म को, क्योंकि आपको याद होगा कि अंतिम जो आईपीएल मैच हुआ था आरसीबी के विरुद्ध, वहां पर भुवी ने अच्छी गेंदबाजी की थी। 4 ओवर मुझे लगता है 20 से 24 रन ही दिए थे और अंतिम ओवर वहां पर उन्होंने नेबी डिविलियर्स को रोक लिया था।
मुझे लगता है कि भारत अभी भी प्रयास यही करेगा कि भुवनेश्वर कुमार को एक और मौका दिया जाए उनके फॉर्म को टेस्ट करने के लिए। हार्दिक पांड्या को लेके भी सवाल आ रहे हैं निखिल भाई, हमारे एक व्यूवर का सवाल है, उनका कहना है कि हार्दिक पांड्या क्या डिजर्व कर रहे हैं 11 में? अभी भी आपको लग रहा है अगर वो बॉलिंग नहीं कर रहे, क्योंकि यहाँ पर फिनिशर अब मिलते जा रहे हैं, यहाँ पर सूर्य कुमार यादव है, ईशान किशन है, ऋषभ पंत है नीचे, तो हम बार बार फिनिशर की दुहाई देके कैसे खिला सकते हैं जब अगर वो गेंदबाजी भी नहीं कर रहे? राजीव भाई, उनको फॉर्म में आना पड़ेगा। एक और मुकाबला जो है अभ्यास मैच में, वो कुछ रन उनको बनाने पड़ेंगे, क्योंकि कल भी वो बल्लेबाजी कर रहे थे, वो कुछ लो फुल टॉसेस, वो 30 यार्ड का दायरा टपा नहीं था जब मिड विकेट पे गेंद गई थी। और ये वही हार्दिक पांड्या की वो लो फुल टॉसेस को, जिस तरीके से उनका बल्ला चलता था, मिड विकेट पे वो गेंद बाहर फेंकते थे, छक्के लगाते थे। तो उम्मीद करता हूँ कि जैसे हम लोग सब बल्लेबाजों के लिए बात करते हैं कि एक इनिंग चाहिए आपको वापस फॉर्म में आने के लिए, बट भारतीय टीम के बैलेंस को बनाने के लिए आपके पास जो वो एक्स फैक्टर वाले प्लेयर हैं, जो नीचे आके विस्फोटक अंदाज से बल्लेबाजी कर सकते हैं, अगर उनका फॉर्म लड़खड़ाता है और आपके पास और विकल्प की तरफ जाना है, आपको उस कॉम्बिनेशन की तरफ जाते हैं, वही रोल आप एक और बल्लेबाज ऐड करने को देखते हैं, तो ईशान किशन का आप फॉर्म को इस्तेमाल कर सकते हैं। नहीं तो टीम का बैलेंस बनाने के लिए मुझे लगता है कि शायद 3 तेज गेंदबाज और 2 स्पिनर आपको खेलते हुए नजर आएंगे, जिसमें शार्दुल ठाकुर हैं जो बल्लेबाजी कर सकते हैं। क्योंकि 7 नंबर तक अगर आप बल्लेबाजी के बारे में सोच रहे हैं कि उनका किस तरीके से रोल होगा, जैसी विकेट्स खेल रही है, मुझे लगता है बहुत कम मुकाबलों में उनकी बारी आएगी। जिस तरीके के फॉर्म में राहुल दिख रहे हैं, उम्मीद करता हूँ रोहित, विराट कोहली यही पारी को संभाल सकते हैं। ऋषभ पंत एक ऐसे खिलाड़ी है, आपको इन विकेट्स पे ऐसे गेंदबाज चाहिए जो फर्क डाल सके। जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी, शार्दुल अगर आके डालते हैं, जडेजा और वरुण चक्रवर्ती, मुझे लगता है भारतीय टीम इस कॉम्बिनेशन के साथ उतरने को देखेगी। सभा भाई से पूछना चाहूंगा, सभा भाई यही कॉम्बिनेशन नजर आ रही है? क्योंकि मुझे नहीं लगता शायद कि 3 स्टार को आ रहे नजर खेलते हुए। मुझे तो लगता है कि जो इस मैच में देखने को मिला, भारत ये ट्राई कर रहा है ये देखने के लिए कि क्या वो हार्दिक पांड्या के साथ 11 के साथ हार्दिक पांड्या के साथ वो मैदान में उतर सकता है कि नहीं। इसी वजह से कल के वार्म अप मैच में निखिल सिर्फ 5 गेंदबाजों का इस्तेमाल किया है भारत ने। तो उनकी कोशिश यही है कि हम 5 अपने बेस्ट बॉलर के साथ मैदान में उतरें और सब पांचों के पांचों जो बॉलर्स हैं वो अपने स्टिपुलेटेड 4 ओवर पूरा करें और हार्दिक पांड्या को एक रेगुलर बैटर के रूप में खेला जाए। क्योंकि भारत की कोशिश यही होगी कि भारत के पास वो पावर हिटर्स होने चाहिए और उस हिसाब से भारत के पास सिर्फ अंत में 2 या 3 पावर हिटर्स बचे हैं, हार्दिक पांड्या और रविंद्र जडेजा और कुछ हद तक ऋषभ पंत। तो मुझे लगता है इसी प्रकार का कॉम्बिनेशन के साथ भारत उतरना चाहेगा। अब वही एक जो जगह है थर्ड सीमर की, वो है बिटवीन शार्दुल ठाकुर और भुवनेश्वर कुमार। 2 स्पिनर्स आपके पास ऐसे भी हैं, रविंद्र जडेजा और वरुण चक्रवर्ती। अश्विन की गेंदबाजी पे भी चर्चा होनी चाहिए थोड़ी। बहुत अच्छी गेंदबाजी की उन्होंने, 4 ओवर में 23 रन दिए और 5 के आसपास का उनका इकोनॉमी रेट रहा। एक तरफ जहां 10 से ऊपर ज्यादातर गेंदबाज रन दे रहे थे। कैसे साइन आप देख रहे हैं? एक तो अच्छी बात ये थी कि ऑफ स्पिन करते नजर आए, बहुत ज्यादा लेग स्पिन डालने की कोशिश नहीं की उन्होंने। सभा भाई आप देते जरा इस सवाल का जवाब। इसका मतलब यही है राजीव के टीम मैनेजमेंट ने स्ट्रिक्ट निर्देश दिया है आर अश्विन को कि आप ऑफ स्पिन गेंदबाजी करें, आप ज्यादा अलग से कुछ ट्राई ना करें। इसी वजह से कल आर अश्विन ने ज्यादातर ऑफ स्पिनर्स डाली जो उनकी स्टॉक डिलीवरीज है और उसमें भी उनमें इतनी ज्यादा महारत है कि वो आसानी से इस प्रकार की गेंदबाजी कर सकते हैं जो उन्होंने कल के मैच में दिखाया। मुझे लगता है उसके बारे में मैं कई बार कह चुका हूँ कि जहां पर कॉम्बिनेशन ऐसे प्लेयर्स का रहेगा जिस टीम में ज्यादा लेफ्ट हैंडर्स हैं, वहां पर मुझे लगता है कि चांसेस ज्यादा रहेंगे आर अश्विन के खेलने के। और अच्छी बात यह है कि भारत के पास ये भी एक विकल्प मौजूद है। एक और कारण हो सकता है कि अगर भारत 3 स्पिनर के साथ मैदान में उतरना चाहे और 2 सीमर के साथ मैदान में उतरना चाहे, तब भी आर अश्विन एक शानदार विकल्प साबित हो सकते हैं भारत के लिए। निखिल भाई आप कैसे गेंदबाजी एसेस करेंगे? 4 ओवर में 23 रन दिया है, 5 का इकोनॉमी रेट, बेस्ट रहा जो पूरे मैच की हम चर्चा करें गेंदबाजी के पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छी, एक तो हम लोग जो बात हमने सभा भाई से पूछा कि एक तो रेगुलर ऑफ स्पिन करते नजर आए, बहुत ज्यादा लेग स्पिन नहीं करने की कोशिश की। क्या मैनेजमेंट ने मना किया उनको कि आप रेगुलर ऑफ स्पिन ही करें और वो ज्यादा प्रैक्टिस में ले आए? राजीव भाई, मुझे नहीं लगता कि मैनेजमेंट ने उनको मना किया होगा कि आप जो अलग अलग तरीके से गेंदबाजी करते हैं वो ना करें, पर ये जरूर समझाया होगा कि जो आपकी वेरिएशंस हैं वो असरदार तभी साबित होंगी जब आप अपनी स्टॉक बॉल डालेंगे।
क्योंकि उनको आईपीएल में सीधे हाथ के बल्लेबाज के खिलाफ वो ऑफ स्पिन डाल ही नहीं रहे थे, तो सभी बल्लेबाज उनका इंतजार कर रहे थे कि, और थोड़ा सा प्रिडिक्टेबल हो रहे थे कि स्टंप्स की लाइन की गेंद है, वो सिर्फ कैरम गेंद डालने को देख रहे हैं जो बाहर जाता है, उसके हिसाब से खेल रहे हैं। और रविचंद्रन अश्विन को अपना एक्शन बदल के केदार जाधव की तरह गेंदबाजी करने की कोई जरूरत है नहीं। जिस तरीके से उनके हाथ से गेंद निकलता है, इतने बढ़िया ऑफ स्पिनर है, जब गेंद सिलाई पे गिरता है अतिरिक्त उछाल मिलता है, लेंथ बहुत बढ़िया है। आपके पास अपने पिटारे में बहुत सारे बैट्समैन को परेशान करने के लिए, और ये आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है कि सीधे हाथ के बल्लेबाज को एक ऑफ स्पिनर गेंदबाजी नहीं कर सकता। आप अच्छे टप्पे पे डालें, आपको पता होना चाहिए एक बैट्समैन की कमजोरी या ताकत क्या है, उसके हिसाब से आप गेंदबाजी करेंगे। आप स्टॉक बॉल ज्यादा अपनी डालेंगे ऑफ स्पिन, और बीच बीच में आप अपनी वो वेरिएशंस करेंगे, तो वेरिएशंस आपकी और असरदार साबित होंगे और आप फिर से विकेट चटकाते हुए नजर आएंगे। तो उस हिसाब से सिर्फ उनको बताया होगा कि ये भी एक आपकी सोच है, क्योंकि ये आप करते आए हैं, ऐसा नहीं है कि आपने पहले नहीं किया। आपका जो सफलता का रहस्य है वो इसीलिए था क्योंकि आप अपनी स्टॉक बॉल पे बहुत कुछ निर्भर करते थे, और उसके बाद आपकी वेरिएशन असरदार साबित होती थी। अब आप वेरिएशन ज्यादा कर रहे हैं, स्टॉक बॉल नहीं डाल रहे। जी, अब और इसी से जुड़ा सवाल एक अमार है सवाई, उनका ये कहना है कि अश्विन ऑलमोस्ट अनप्लेबल होते हैं लेफ्ट हैंडर्स के लिए, और वाइस कैप्टन का कैरेक्टर वो दिखा सकते हैं, क्या इस वजह से क्या वो टीम में होना चाहिए? लेकिन अगर पाकिस्तान की टीम पे नजर डालें सभा भाई, कल मैं मैच देख रहा था, तो फकर जमा के अलावा कोई लेफ्ट हैंडर नजर नहीं आया। रऊफ है, 2 लेफ्ट हैंडर हैं जो मुझे नजर आए हैं। तो क्या ये अश्विन कम से कम पाकिस्तान के खिलाफ आपको लग रहा है खेलते हुए नजर आएंगे, या वरुण चक्रवर्ती पहला ऑप्शन होंगे भारत के लिए? मेरे विचार से वरुण चक्रवर्ती पहला ऑप्शन होंगे भारत के लिए, और अगर विकेट में थोड़ा बहुत घुमाव मिलेगा तब मुझे मेरा ख्याल है कि आर अश्विन को जगह मिल सकती है, पर वो अंत में निर्भर करेगा किस कॉम्बिनेशन के साथ भारत मैदान में उतरना चाह रहा है। अगर विकेट के मुताबिक भारत को ये लगेगा कि इस विकेट में ज्यादा टर्न मिलेगा, ज्यादा मदद मिलेगी स्पिनर्स को, तब वो 3 स्पिनर्स के साथ मैदान में उतरेंगे, तब बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आर अश्विन को मौका मिलेगा 11। निखिल भाई, पाकिस्तान का कल मैच देख रहे थे, एक तो बाबर आजम ने क्लास अपना दिखाया, हर्षैन ये बोल भी रहे कि बाबर आजम ने जिस तरह से 50 बनाया, उसके अलावा पाकिस्तान के बॉलर्स ने एक लो स्कोरिंग मैच को डिफेंड किया। शाहीन शाह अफरीदी ने शानदार गेंदबाजी की, हसन अली ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की, और हम चर्चा लगातार करते भी आ रहे हैं कि पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज 2 ऐसी अनप्रेडिक्टेबल टीम है जो कुछ भी कर सकती हैं, और वो कल के मैच में दिख गया कि 130 रन बनाया पाकिस्तान ने और वेस्ट इंडीज से चेज नहीं हुआ। देखिए, वेस्ट इंडीज की टीम जिस तरीके की टीम है राजीव भाई, वो कुछ भी कर सकती है। वो चाहे तो अगर 200 भी बना सकते हैं, 20 पे आउट भी हो सकते हैं। जी, वो 10 ओवर में चेस कर सकते थे, और वो उनसे कई मुकाबलों में आपको लगेगा अरे ये तो पूरी की पूरी टीम जो है 90 रन पे ढह गई। तो वो बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल टीम है। सही कहा आपने, बिल्कुल। किस तरीके से वो बिस्तर के कौन सी तरफ से उतरते हैं, क्या उनका मन है, एक रात पहले मुकाबले से वो क्या कर रहे थे, तो इसके ऊपर बहुत कुछ निर्भर करता है। जो सरप्राइजिंग रहा वो मुझे लगता है एक जो सबको सरप्राइज करेगा वो पाकिस्तान का टीम, जिस तरीके से आपने गेंदबाज के नाम लिए और बाबर आजम, उनका टीम के लिए रन बनाना बहुत जरूरी रहेगा, क्योंकि सभी कोई उनकी तरफ देख रहे हैं टीम में कि बाबर आजम रन बनाएंगे, तो वो कॉन्फिडेंस रहता है। चलिए एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं। Come learn and experience the ABCDs of being queer with me, Shunetro, and me, Farhad, on our show Gay BCD. The two of us take you through our stories and experiences of being gay men in the city of Mumbai and have candid and sometimes downright scandalous conversations about sexuality, gay culture, and everything in between. Catch new episodes of Gay BCD every Tuesday on the IBM Podcast website, app, or wherever you get all your podcasts from. ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं 2 प्रैक्टिस मैचों की। भारत के प्रदर्शन पे हमने चर्चा कर ली, अब पाकिस्तान के प्रदर्शन पे हम इसलिए चर्चा कर रहे हैं क्योंकि भारत को अपना पहला मुकाबला वर्ल्ड कप में पाकिस्तान से खेलना है। सबा भाई, कितना इम्प्रेस किया पाकिस्तान की टीम ने, जिस तरह से उनके गेंदबाजों ने खासतौर से मैच में जीत दिलाई? गेंदबाज उनके पास मुझे लगता है इफेक्टिव हैं। शाहीन शाह अफरीदी हो गए, हसन अली हो गए, फिर उनके पास शादाब खान है, लेग स्पिनर है, फिर हारिस पेस बॉलर हैं जो तेज गति के साथ बॉल डालते हैं। पर पाकिस्तान की सबसे बड़ी कमजोरी उनके बल्लेबाजी है राजीव।
क्योंकि अगर आप पूरे बैटिंग लाइनअप में देखेंगे तो बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान के अलावा और मुझे कोई ऐसा खिलाड़ी नजर नहीं आ रहा है जिसके अंदर वो काबिलियत है कि वो बड़े स्कोर खड़ा कर सके। तो पाकिस्तान बहुत कुछ निर्भर करता है बाबर आजम मोहम्मद रिजवान के ऊपर। और ये दोनों जो खिलाड़ी अच्छे खिलाड़ी जरूर हैं, पर ये दोनों के दोनों पावर हिटर नहीं है। और T20 मैचेस जीतने के लिए विशेष करके 5, 6, 7 पर आपको पावर हिटर्स की आवश्यकता होगी। तो उस तरह की बल्लेबाजी देखने को नहीं मिल रही है पाकिस्तान की टीम में, और ये बहुत बड़ी परेशानी का सबब होगा पाकिस्तान के लिए। उनकी गेंदबाजी हालांकि ठीक है, पर मैचेस जीतने के लिए T20 में विशेष करके लिए आपको पावर हिटर्स की जरूरत होती है, जो इस समय मुझे लगता नहीं है कि पाकिस्तान टीम में नजर आ रही है। बाबर आजम की बल्लेबाजी के बारे में कैसे आप एसेस करेंगे? एक तो बतौर ओपनर जब से वो T20 फॉर्मेट में आने लगे, अपने आप को उन्होंने प्रमोट किया, बॉल ज्यादा मिल रही है, अगर बॉल ज्यादा मिल रही है तो वो उसको कैपिटलाइज कर रहे हैं। कल के मैच में भी हमने देखा 50 उन्होंने बनाया, फकर जमा ने 46 नॉट आउट बनाए। और सभा भाई जो कंसर्न की बात कर रहे हैं, उनके लिए कंसर्न जो है वो फिनिशर के तौर पे, यानी 6-7 पे कोई बैट्समैन ऐसा नहीं है जिसके बारे में चर्चा की जाए। क्या बहुत बाबर आजम और रिजवान के साथ फकर जमा को आउट करते ही एक बड़ा लूप होल नजर आएगा पाकिस्तान में? क्योंकि शोएब मलिक है टीम में, जरूर एक्सपीरियंस है, और लेकिन वो फिनिशिंग टच नहीं है पाकिस्तान के पास। सभा भाई ये शोएब मलिक का क्या होगा? पाकिस्तान राजीव, सबसे बड़ी बात है कि पाकिस्तान की टीम ऐसी है जो 150, 160, 165 मैक्स डिफेंड कर सकती है, चेस कर सकती है। उसके बियॉन्ड मुझे लगता नहीं कि पाकिस्तान के अंदर उतने ज्यादा स्किल्स हैं या प्लेयर्स हैं जो उनको मैच जिता सकते हैं। और ये बहुत बड़ी बात होगी। आपको ऐसी टीम बनानी होगी जो केपेबल रहे छोटे स्कोर्स को भी चेस करने के लिए और बड़े स्कोर को भी चेस करने के लिए, या बड़ा टारगेट सेट करने के लिए। तो ये जो एरिया है, ये बहुत बड़ा कंसर्न है पाकिस्तान के लिए। मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम, शोएब मलिक के पास अनुभव है, पर वो बाहर होते रहते हैं, अंदर होते रहते हैं। उनका क्या रोल है टीम में, ये डिफाइन करना बड़ा मुश्किल है। मोहम्मद हफीज एक और प्लेयर है, पर जैसे कि मैंने कहा कि वो 4, 5 या 5, 6, 7 पर आपके पास वो स्ट्रॉन्ग बिल्ड पावर हिटर्स होने चाहिए, जो इस समय पाकिस्तान टीम में नहीं है। लेकिन भाई शोएब मलिक को टीम में लाया गया, अब उनको पावर हिटर तो बना नहीं सकते आप। और बड़े मीम्स भी बन रहे हैं कि 22 साल में पाकिस्तान में बहुत कुछ बदल गया, प्रधानमंत्री कई बदल गए, कई सेना अध्यक्ष बदल गए, कई कप्तान बदल गए, शोएब मलिक की जगह नहीं बदली है। तो ये मीम बड़ा चल रहा है पाकिस्तान मीडिया में। जिस तरीके से उनका फॉर्म भी था, कैरेबियन लीग में खेल रहे, उनके बल्ले से रन नहीं निकल, और क्रूशल नंबर पे वो बल्लेबाजी, तो वो जिम्मेदारी सोख करना आसान नहीं होगा। सभा भाई ने बिल्कुल सही कहा कि एक वो एक्स फैक्टर वाला खिलाड़ी जो आपको चाहिए होता है, जो एट विल चौके और छक्के लगा पाए, वो मुझे नहीं लग रहा कि शोएब मलिक कर पाएंगे, खासतौर से तेज गेंदबाजी के खिलाफ। स्पिनर के खिलाफ वो कदमों का इस्तेमाल करके वो घुटना टेक पेनल्टी शॉट पे जरूर प्रयास कर सकते हैं, लेकिन अच्छी क्वालिटी तेज गेंदबाजी के खिलाफ आपके पास ऐसा कोई खिलाड़ी नहीं है जो 5-6 नंबर पे आके आपको 10 गेंदों में या 15 गेंदों में 30 रन बना दे, 200 के स्ट्राइक रेट से, 170 के स्ट्राइक रेट से आपको रन बना के दे दे। वो जो एक गेम चेंजिंग 20-25 रन की पारी होती है, वैसा कोई खिलाड़ी नहीं नजर आ रहा। इसीलिए कोशिश उनकी यही है, कप्तान साहब बाबर आजम, कि आके बतौर सलामी बल्लेबाज जितनी ज्यादा गेंदें वो खेलेंगे, क्रीज पे खड़े रहेंगे, गेम को चलाएंगे, वो टीम के लिए फायदा जरूर करेंगे। सभा भाई, शाहीन शाह अफरीदी, हसन अली की बहुत ज्यादा चर्चा होती है पाकिस्तान के तेज गेंदबाजों की, बट मैंने कुछ जो इनके T20 मैचेस देखे हैं उसमें इमदाद वसीम का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो लेफ्ट आर्म स्पिनर है उनके, और नई बॉल से डालते हैं। कल भी मैं देख रहा था 3 ओवर में 6 रन दिए उन्होंने खाली, और वो एक्यूरेसी उनकी बहुत कमाल की है। कैसे आप देख रहे हो वो, उनसे कैसे निपटेंगे अगर हम भारतीय बल्लेबाजों की बात करें? क्योंकि भारत के खिलाफ भी उन्होंने कई बड़े शानदार स्पेल डाले हैं वर्ल्ड कप के मैचेस में। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आपने उठाया है ये राजीव, बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रहेगा भारत के थिंक टैंक के लिए कि आप इमाद वसीम जो कि नई गेंद से पावर प्ले में बॉलिंग करते हैं, उनको किस तरह से आप टैकल करें। जनरली लेफ्ट आर्म स्पिनर है, वो स्पिन तो कम कराते हैं, तेज गति से अंदर लाते हैं, तो उनको विद थ्रू द लाइन खेलने की कोशिश होनी चाहिए। उसके लिए सही यही होगा कि KL राहुल जैसे जो खिलाड़ी है वो अगर थ्रू द लाइन खेलने की कोशिश करेंगे, सीधा मारने का प्रयास करेंगे, तो उनको चांसेस मिलेंगे, ज्यादा मौका मिलेगा, या फिर ज्यादा रन बनाने का मौका मिलेगा KL राहुल को। तो कुछ ना कुछ स्ट्रैटेजी भारत को जरूर सोचनी होगी इमाद वसीम के विरुद्ध, कि वो एक इंपॉर्टेंट बॉलर है पाकिस्तान के, और उसके साथ साथ उनके पास 2 जो पेस बॉलर हसन अली और शाहीन शाह अफरीदी। पर इमाद वसीम एक इफेक्टिव बॉलर है, ग्लोबल T20 लीग खेलते रहते हैं, उनको अनुभव है हर एक प्रकार के विकेटों पे खेलने का। ऐसे भी PSL जो है वो UAE में ही होता है, यहाँ की विकेटों पर उनको गेंदबाजी करने का अनुभव है।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा ये भारत और पाकिस्तान के एनकाउंटर में। लेकिन सबा भाई, आपको लग रहा है ये इमदाद वसीम मजबूर करेंगे कि ईशान किशन को टॉप ऑफ द ऑर्डर डाला जाए, क्योंकि इमदाद वसीम अगर नया बॉल डालते हैं तो आप एक लेफ्ट हैंडर को डालना चाहेंगे वहां पे? पर इमाद वसीम, जैसे कि मैंने कहा राजीव, उनकी बॉल टर्न करती नहीं है। अगर टर्न कर रही है तो मुझे लगता है ज्यादा इफेक्टिव होते हैं लेफ्ट हैंडर, तो यहाँ पे राइट हैंडर भी इफेक्टिव हो जाएंगे इमाद वसीम के विरुद्ध। अगर उनको आप देखेंगे सीधा खेलने के लिए, फिर ऑन साइड में खेलने के लिए, क्योंकि बॉल उनके अंदर ही आती है, नई गेंद से वो बॉलिंग करते हैं, तो वो एक स्ट्रैटेजी जरूर यहाँ पर बनानी होगी दोनों ही हमारे ओपनर्स को, कि वो इमाद वसीम को किस तरह से खेले, उनके लिए स्कोरिंग एरियाज क्या होना चाहिए। जी निखिल भाई, आप कैसे देखते हैं? आपको लगता है ईशान किशन को शायद इस वजह से पहले प्रैक्टिस मैच में ओपन कराया गया ताकि ये देखा जा सके कि पहले पावर प्ले के साथ साथ लेफ्ट आर्म स्पिनर को वो कैसे खेलते हैं? इस पर आगे बहुत डिटेल में बातचीत करेंगे। आज समय का थोड़ा अभाव है। बहुत बहुत शुक्रिया सबा भाई आपका और निखिल भाई आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आप भी खेल नीति के साथ रोज सुबह 9:30 पे जुड़ सकते हैं, खेल नीति के यूट्यूब चैनल और IVM के फेसबुक पेज पर। इसके अलावा मुझसे जुड़ सकते हैं और अपने सवाल भेज सकते हैं @राजीव मिश्र मेरा ट्विटर हैंडल है। इसके अलावा आप खेल नीति का हर एपिसोड सुन सकते हैं IVM ऐप पर, IVMpodcast.com पर, गाना, स्पॉटिफाई, सावन, गूगल पॉडकास्ट या अन्य IVM पॉडकास्टिंग नेटवर्क पर। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। Hello, everybody. It's been another great week on the IVM Podcasting Network. On Agla Station Adulthood, Ritasha and Aishi speak to gynecologist Sakina Radiowala on the important aspects of the female body, like menstruation, biological clock, infections, and hygiene. Dr. Sakina also answers some crowdsourced questions during this episode. Dr. Siddhant Bhargava, fitness and nutritional scientist, co-founder of Food Darzi, explains how we can simplify our nutrition on The Habit Coach with Ashton. On Smile India Shifa tells us the amazing story of Dr. Aparna Hegde's NGO Arman. They provide free counseling to pregnant women and new mothers in their local languages. On Storytellers and Storysellers, Vineet talks to Gaurav Agarwal, co-founder of GameStop. They discuss the conduit between game developers and large platforms. And on Hanswani, here's Sushma Munindra's story, Ye Ishq Ishq Hai, Ishq Ishq, which explores how love is perceived differently by two different generations in the voice of Shashwata Sharma. Do follow us on social media. We're IVM Podcast on Twitter, Facebook, Instagram, and LinkedIn. And remember, if you enjoyed this show or any of our other shows for that matter, please do tell a friend. We appreciate the word of mouth. And finally, we'd like to thank the sponsors on our network this week: Cred, Bank of Baroda Quarter, CoinSwitch Kuber, Slay Coffee, Intel, and Kotak Mahindra Bank. Thank you so much for making this possible. Namaste, this is Cyrus Brocha. I am part of the government cancel culture program to remove rubbish off all the different streams available. So what we have is all the collected rubbish we put together on our show. It's called Cyrus Says. It's on IVM Podcast. You have to watch it and listen to it. It's on our app. It's on our website. It's on the YouTube channel. It's on Facebook. There are many different ways. Don't bother me and ask me how. You have to find out. We talk to different personalities. Many of them are known. Some are just people we meet downstairs and invite them up for chai. But the point is, it's fun and it's very therapeutic. So please join in and listen to Cyrus Says.